हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व विषय का तीसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, संक्षेप में लिखें। और पहला प्रश्न है बच्चों, व्याख्या करें। क्या है आपके लिए, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। तो यहाँ पर आप क्या उत्तर लिखेंगे बच्चों, आप उत्तर लिख सकते हैं, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। क्योंकि पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। नंबर 3, वियतनाम, चीन, बर्मा, भारत और लैटिन तथा अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण के कारण प्रारंभ हुए। इनमें राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा उन्होंने उपनिवेशवाद को पूरे विश्व से हटा दिया। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण हुआ। उपनिवेशक देश उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए एकजुट हुए, औपनिवेशिक शासन का विरोध किया तथा अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर लड़े। इससे राष्ट्रवाद को पनपने में मदद मिली। आई बात समझ में। इस प्रकार आप लिखते चले जाएं। इसके बाद बच्चों आपके लिए है ख, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो आप इसका उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका तथा धुरी राष्ट्रों, और धुरी राष्ट्रों में कौन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की और इटली के मध्य प्रारंभ हुआ। इसका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार से है। और यहाँ पर आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं बच्चों। नंबर 1, भारतीयों का विश्व से संपर्क। इस युद्ध में सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। जब वे युद्ध क्षेत्रों में गए तो वहाँ से मिले अनुभवों का उन पर प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास जागा। उन्होंने यह भी जाना कि स्वतंत्र वातावरण और लोकतंत्रीय संगठन क्या होते हैं। अतः वे ऐसी ही स्थिति भारत में भी विकसित या स्थापित करने के लिए तत्पर हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा लिखेंगे, आर्थिक प्रभाव, और यहाँ पर आप लिखेंगे, हेडिंग डालकर लिखें, युद्ध के कारण ब्रिटेन का रक्षा व्यय बढ़ गया। इसे पूरा करने के लिए उसने अमेरिका जैसे देशों से कर्जे लिए। इन कर्जों को चुकाने के लिए भारतीयों पर सीमा शुल्क और अन्य टैक्स बढ़ा दिए। इस कारण भारतीयों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इसी समय कीमतें भी बढ़ जाने से भारतीयों की आम आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। अतः आम भारतीय जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गई। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे तीसरा प्रभाव, सांप्रदायिक एकता, और यहाँ पर जो हेडिंग डाल के लिखेंगे, खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जब गांधी जी ने अली बंधुओं के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। साथ ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हो गया। इस कारण भारत में सांप्रदायिक एकता को मजबूत आधार प्राप्त हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन का जनाधार बढ़ा। ठीक है। इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं। इसके बाद लिखेंगे नंबर 4 पर प्राकृतिक संकट, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, 1918 से 1921 ईस्वी के मध्य भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं पड़ी, जिनमें सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण था। आम जनता महामारियों का शिकार हो रही थी और सरकार इनसे निपटने के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रही थी। इस कारण भारतीय अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। ठीक है। इसके बाद नंबर 5वां लिखेंगे। 5वां पॉइंट है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखेंगे बच्चों, 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। यह एक दमनकारी एक्ट था। एक्ट का मतलब जानते हैं ना, कानून। इसने क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के बजाय और तीव्र कर दिया, जिससे आम जनता में भी राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों।
फिर देखते हैं, आइए गए और इसमें पूछा है भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो आप जानते हैं क्यों थे, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर लिखेंगे बच्चों, भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध और हेडिंग डालकर लिखेंगे पॉइंट बनाकर। नंबर 1, 1918 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए कानून बनाना था। ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इस समिति ने 2 कानून बनाए जिनके द्वारा सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए असीमित अधिकार मिल गए। इनका प्रमुख कानून था कि सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में 2 साल के लिए कैद कर सकती है। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा था तथा इसके विरोध में हड़ताल व प्रदर्शन किए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, गांधी जी ने भी इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का आह्वान किया। उनका यह विरोध अंततः असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। आई बात समझ में। फिर देखते हैं बच्चों, गह वाला प्रश्न है आपके लिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उत्तर लिख सकते हैं 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक जगह पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस वालों को थाने में बंद कर आग लगा दी। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। उनको लगा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा था। तो आई बात समझ में। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं अपना पहले प्रश्न का बच्चों। और इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न शुरू होता है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, आपने सत्याग्रह के बारे में पढ़ा होगा बच्चों। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में आप ठीक इस प्रकार से लिखें, सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। और कैसे की है, चलिए पॉइंटों में देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। आई बात समझ में। इस प्रकार से आगे आप लिख सकते हैं बच्चों। नंबर 4 पर, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। फिर देख लेते हैं, यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है आपका और इसमें कहा है, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। किन पर लिखनी है, आपको 2 रिपोर्ट तैयार करनी है बच्चों। क है जलियांवाला बाग हत्याकांड और ख है साइमन कमीशन पर आपको जो है रिपोर्ट तैयार करनी है। किस प्रकार से करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको रिपोर्ट कैसे लिखनी है, आइए देख लेते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे आप पहले संपादक, उसके बाद लिखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर लिखेंगे दिल्ली, फिर लिखेंगे महोदय। ठीक है। इस प्रकार से आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे, आज 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की शाम को जलियांवाला बाग में भयंकर हत्याकांड हुआ जिसने विश्व मानवता को शर्मिंदा कर दिया। इसमें एक और अपने आप को सभ्य कहने वाली अंग्रेज सरकार थी तो दूसरी तरफ असभ्य अशिक्षित माने जाने वाले भारतीय थे। यह घटना इस प्रकार घटी। और उसके बाद आगे लिखना शुरू करेंगे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में सार्वजनिक हड़ताल हो गई है तथा हर जगह जनसभाओं का आयोजन हो रहा है। फिर लिखेंगे, इसी समय आज 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन लोग बैसाखी के मेले में सम्मिलित होने के लिए इस बाग में बड़ी संख्या में एकत्र हुए। इसी बाग में एक शांतिपूर्ण जनसभा भी चल रही थी। अचानक जनरल डायर जालंधर डिवीज़न का जो कमांडर था सेना की एक टुकड़ी के साथ यहाँ पहुँचा। उसने बाग के मुख्य द्वारों को बंद कर दिया तथा बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। यह गोलाबारी 10 मिनट तक चलती रही। चूँकि लोगों को बचाव का कोई मार्ग नहीं मिला, इस कारण वे इसमें फंस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एकत्र लोगों की संख्या 20,000 के आसपास थी। इसमें से 1,000 लोग मारे गए हैं जबकि सरकारी आंकड़े यह संख्या 379 यानी कि 379 बता रहे हैं।
इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को प्राप्त हुई, उनमें सरकार के विरुद्ध आक्रोश और गुस्सा भड़क उठा है तथा अमृतसर तथा पंजाब के अन्य भागों में तनाव का माहौल बन गया है। अतः सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए सारे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया है। इसके बाद लिखेंगे, अतः मैं निवेदन करती हूँ कि इस समाचार को अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापें, जिससे संपूर्ण विश्व और भारतवर्ष को इसकी जानकारी मिले। जो अंग्रेजी सरकार जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षा कहकर सम्मानित कर रही है, उसको उसके इस अमानवीय कृत्य के लिए दंडित किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। साथ में लिखेंगे यहाँ पर जय हिंद, भौदिया और कै ख गए की जगह पर अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, और कै ख गए चाहे तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरी रिपोर्ट आपको बनानी है साइमन कमीशन पर। तो इसी प्रकार से आप दूसरी रिपोर्ट भी बना सकते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे संपादक, फिर लिखेंगे नव जागरण, इसके बाद कलकत्ता, फिर लिखेंगे महोदय, और यहाँ पर फिर जो है पूरा वर्णन करेंगे। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को इंग्लैंड की सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत भेजा। इसके मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना तथा उसके बारे में सुझाव देने हैं। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, अतः इस कमीशन का घोर विरोध होने लगा है। इसको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। साइमन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे हैं। इस कमीशन में जहां कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, वहीं इसकी रिपोर्ट अपूर्ण और अव्यवहारिक है। इसमें औपनिवेशिक साम्राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इसमें अधिराज्य की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसमें केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कमीशन ने वयस्क मताधिकार की मांग को भी अव्यवहारिक बताकर ठुकरा दिया है। अतः यह रिपोर्ट भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। इसी कारण चारों ओर इसका विरोध हो रहा है। इस रिपोर्ट द्वारा सांप्रदायिकता को जो बढ़ावा दिया गया है, यह सरकार के भारत के प्रति गलत उद्देश्यों को उजागर करता है। इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं। इसके बाद अंत में लिखेंगे, अतः मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस रिपोर्ट को आप अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापकर भारतीयों की भावनाओं पर आघात करने वाली अंग्रेजी सरकार की आलोचना करें। ठीक है, और यहाँ पर आपकी रिपोर्ट पूरी हो जाती है। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर जय हिंद, भौदिया, और यहाँ पर नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न में जो रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है साइमन कमीशन पर भी आप बना सकते हैं। इसके बाद आगे है बच्चों यहाँ पर चौथा प्रश्न आपका। इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। तो किस प्रकार से आप तुलना करेंगे, आइए उत्तर में देख लेते हैं। आप लिखेंगे उत्तर भारत माता और जर्मेनिया की छवि की तुलना। इसके बाद सबसे पहले आप हेडिंग डालकर लिखेंगे भारत माता की छवि और इसमें पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, इस छवि को अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसमें भारत माँ को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है, जिसके एक हाथ में माला, एक में पुस्तक, एक में भोजन तथा एक में कपड़ा है, जो वह भारतीयों को प्रदान कर रही हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, भारत माता की दूसरी छवि में उसे सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है, जिसके एक हाथ में त्रिशूल है, जिस पर झंडा लहरा रहा है। वह हाथी और शेर के बीच खड़ी है। ये दोनों पशु शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। आई बात समझ में। चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, भारत माता की दोनों छवियों में शांत, गंभीर तथा आध्यात्मिक जैसे दैवीय गुणों के भाव प्रकट हो रहे हैं। अगला लिखेंगे फिर पांचवा पॉइंट, भारत माता की छवि श्रद्धा तथा राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का प्रतीक है। इस प्रकार से आप भारत माता की छवि के बारे में लिख सकते हैं बच्चों। पॉइंट बनाकर लिखेंगे, याद भी करेंगे साथ साथ। फिर लिखेंगे उसके बाद जर्मेनिया की छवि और हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1, इस छवि को चित्रकार फिलिप वेट ने 1848 में बनाया था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसमें जर्मेनिया को राइन नदी पर पहरा देते हुए दर्शाया गया है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जर्मेनिया के हाथ में तलवार है, जिस पर खुदा है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, जबकि जर्मेनिया की छवि रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता व देशभक्ति का प्रतीक है। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे, जर्मेनिया की छवि रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता व देशभक्ति का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि में तुलना कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका चौथा प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों फिर आते हैं आपके लिए चर्चा करें से संबंधित प्रश्न। और पहला प्रश्न है यहाँ पर,
1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। उत्तर में क्या लिख सकते हैं आप? उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, 1921 में असहयोग आंदोलन में भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित थे। और कौन कौन से थे? आप लिख सकते हैं शिक्षित मध्यम वर्ग, भारतीय दस्तकार और मजदूर, भारतीय किसान, पूंजीपति वर्ग, जमींदार वर्ग तथा व्यापारिक वर्ग, सभी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षित मध्यम वर्ग की। हेडिंग डालकर लिखेंगे, शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। शिक्षित वर्ग आंदोलन में शामिल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनके अफसर बन जाते थे। भारतीय लोगों को वेतन भी अंग्रेजों के मुकाबले कम मिलता था। वे केवल क्लर्क ही पैदा होते थे और क्लर्क ही मर जाते थे। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण शिक्षित वर्ग अंग्रेज सरकार का विरोधी था। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे व्यापारी वर्ग, और यहाँ पर लिखेंगे बहुत से स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अंग्रेज सस्ते दामों पर कच्चा माल ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से तैयार माल लाकर अधिक कीमत पर भारत में बेचते थे। भारतीय व्यापारियों को इससे बहुत नुकसान होता था। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरा लिखेंगे बच्चों सामान्य जनता, और यहाँ पर लिखेंगे असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था क्योंकि आम जनता ने विदेशी कपड़ों तथा चीज़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। आम जनता अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी हो चुकी थी, इसलिए उसने बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। आई बात समझ में? चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों बागान मजदूर के बारे में, और यहाँ पर लिखेंगे गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा जब मजदूरों को समझ में आई तो वे भी बागानों की 4 दीवारियों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। वे अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगे। वे बागानों का काम छोड़कर अपने घरों को लौट गए क्योंकि उनको लगने लगा कि गांधी राज आते ही सबको जमीन मिल जाएगी। इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे बच्चों और आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर चर्चा करें में दूसरा प्रश्न है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिशोध का एक असरदार प्रतीक था। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी प्रयोग करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया गया। 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 56 स्वयंसेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू की। यह यात्रा साबरमती से दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिशोध का एक असरदार प्रतीक था। ठीक है, इस प्रकार से आप नमक आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं। इसमें पॉइंट बनाकर लिखेंगे बच्चों आगे। नंबर 1, इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों को सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, यह यात्रा साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी में जाकर समाप्त होनी थी। गांधी जी की टोली ने 23 दिनों तक हर रोज 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनते आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और कहा कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी कि अंग्रेजों का कहा ना माने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। इस प्रकार गांधी जी की नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिशोध का एक असरदार प्रतीक बन गई।
तो इस प्रकार बच्चों आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, फिर आता आपका चर्चा करें में तीसरा प्रश्न। और यहाँ पर पूछा है, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता। तो यहाँ पर आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, सिविल नाफरमानी आंदोलन में अनेक औरतों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। गांधी जी की बातों को सुनने के लिए औरतें अपने घरों से बाहर आ जाती थी। मैंने भी इस समय अनेक जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। मैं भी अन्य महिलाओं के साथ जेल गई। इस आंदोलन के दौरान मैंने यह अनुभव किया कि शहरी क्षेत्रों में सभी वर्गों की महिलाओं ने भाग लिया, परंतु इसमें उच्च जातियों की महिलाएं अधिक थीं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवार की महिलाओं ने अधिक भाग लिया। इस दौरान मैंने पाया कि सभी राष्ट्र सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य मानने लगे। हम महिलाओं में यह आत्मविश्वास जागा कि वे घर के अतिरिक्त राष्ट्र सेवा का दायित्व भी निभा सकती हैं। परंतु कांग्रेस ने लंबे समय तक महिलाओं को उच्च पद नहीं दिए, उन्हें आंदोलनों में केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति तक ही सीमित रखा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर। फिर आता है बच्चों चौथा प्रश्न, और यहाँ पर कहा है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बंटे हुए थे। उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, पृथक चुनाव प्रणाली का अभिप्राय ऐसे चुनाव क्षेत्रों से है जिनका निर्माण धर्म के आधार पर किया जाए, अर्थात एक धर्म का व्यक्ति केवल अपने धर्म के व्यक्ति को ही वोट देगा। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया। अपने इस कार्य में अंग्रेज सरकार काफ़ी हद तक सफल रही, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों पर भारतीय आपस में बंट गए। और पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं आगे। नंबर 1, कांग्रेस पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध कर रही थी। पहले अंग्रेजों ने केवल हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही थी, किंतु बाद में जब हरिजनों को भी हिंदुओं से अलग करके पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने की बात कही जाने लगी, तो कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, दलितों के उद्धार में लगे BR अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत को मुस्लिम समुदाय भी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के पक्ष में था। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि यदि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। आई बात समझ में। इस प्रकार इन बातों से पता चलता है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर भारतीयों में फूट पड़ गई थी। कांग्रेस पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के खिलाफ थी, जबकि दलित वर्ग तथा मुस्लिम वर्ग इसके पक्ष में थे। जिन्ना और अंबेडकर जैसे नेता चाहते थे कि पृथक निर्वाचन पद्धति को लागू किया जाए, जिससे दलितों और मुसलमानों को राजनीति में विशिष्ट स्थान प्राप्त हो सके, जबकि गांधी जी इसके विरुद्ध थे। उनका कहना था कि पृथक निर्वाचन पद्धति से भारत के विभिन्न धर्मों के लोगों में रोष उत्पन्न होगा, उनकी एकता समाप्त हो जाएगी, इसलिए वे इसे स्वीकारने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है आपका परियोजना कार्य से संबंधित प्रश्न, और पहला प्रश्न यहाँ पर, कीनिया के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का अध्ययन करें। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की तुलना कीनिया के स्वतंत्रता संघर्ष से करें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में, आप इस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। कीनिया की खोज सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने की। 1498 में वास्को डी गामा मोम्बास पहुंचा। इसके बाद समुद्री रास्ते से पुर्तगालियों ने कीनिया के साथ मसालों का व्यापार शुरू किया। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश, डच और अरबों ने भी इस क्षेत्र में आना शुरू किया, और 1730 तक इन यूरोपीय शक्तियों ने पुर्तगालियों को कीनिया से बाहर कर दिया। 1885 में जर्मनों ने इस पर कब्जा किया, और 1890 में इसके तटीय प्रदेश ब्रिटेन को सौंप दिए। अंग्रेजों ने कीनिया युगांडा रेलवे का निर्माण किया। इसका कुछ स्थानीय जनजातियों ने विरोध किया। 20वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय किसानों ने कॉफ़ी और चाय की खेती करनी प्रारंभ कर दी। 30,000 श्वेत लोग यहाँ आकर बस गए, और लाखों किकियू यानी कि जो एक स्थानीय जनजाति के लोग थे भूमिहीन हो गए। 1952 से 1959 तक कीनिया आपातकालीन स्थिति में रहा, तथा यहाँ माऊ माऊ विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पूरे जोर शोर से चला। यूरोप की गोरी जातियां कीनिया के अश्वेत लोगों को निम्न कोटि का मानती थी। इस सिद्धांत की
तीव्र प्रतिक्रिया हुई और कीनिया में राष्ट्रवाद का प्रसार होने लगा। राष्ट्रवाद को मुख्य प्रेरणा जातीय समानता के सिद्धांत से मिली। पाश्चात्य संपर्क और पाश्चात्य साहित्य ने भी कीनिया के प्रबुद्ध लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई, किंतु 1956 तक माऊ माऊ विद्रोह पूरी तरह कुचल दिया गया। इस विद्रोह से यह सिद्ध हो चुका था कि कीनिया के लोग राष्ट्रवाद की भावना से भर चुके थे और उन्हें अधिक समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता की लहर आई। विश्व युद्ध के कारण उपनिवेशी शक्तियां कमजोर पड़ चुकी थी। परिणाम स्वरूप कीनिया में भी 1957 में पहले प्रत्यक्ष चुनाव कराए गए। अंग्रेजों ने सोचा था कि वहां उदारवादियों को सत्ता सौंप दी जाएगी, किंतु जिमो केनियाटा की पार्टी कीनिया अफ्रीकन नेशनल यूनियन यानी KANU ने अपनी सरकार बना ली और 12 दिसंबर 1963 को कीनिया आज़ाद हो गया। ठीक है, आगे लिखेंगे आप भारत के राष्ट्रीय आंदोलन तथा कीनिया के स्वतंत्रता संघर्ष की तुलना, और यहाँ पर आप समानताएं और असमानताएं बताएंगे बच्चों। पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, दोनों ही देशों का साम्राज्यवादी शक्तियों ने शताब्दियों तक शोषण किया, अतः दोनों ही आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक रूढ़िवादिता से पीड़ित रहे। दोनों ही देशों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दुर्बलता का लाभ उठाकर यूरोपीय शक्तियों ने यहाँ उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद का प्रसार किया। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, समानताओं में दोनों ही देशों में राष्ट्रवाद की लहर फैली। दोनों ही देश उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के विरोधी थे। दोनों देशों के लोगों ने पूरी ताकत से उपनिवेशवाद शक्तियों का विरोध किया और अंत में इसमें सफलता भी पाई। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अपने आर्थिक सामाजिक विकास के लिए दोनों ही महाद्वीप विदेशी सहायता लेने के लिए विवश हो गए, अतः सहायता देने वाली शक्तियों को सहायता प्राप्त देशों में अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के पर्याप्त अवसर मिलते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे आगे आप असमानताएं, तो यहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, भारत का राष्ट्रवाद कीनिया के मुकाबले अधिक परिपक्व था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। जातीय, भाषाई तथा धार्मिक आधार पर विभाजित सभी वर्ग राष्ट्रीयता के प्रश्न पर एकजुट हो गए, जबकि कीनिया में राष्ट्रीय आंदोलन स्थानीय जनजातियों द्वारा ही चलाए गए। जब इन स्थानीय जनजातियों को अपनी रोजी रोटी छिनती नजर आई तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। इनके विद्रोहों में वो एकता दिखाई नहीं देती जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विद्रोह में दिखती है। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, नंबर 2, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन अधिकांशतः अहिंसक और शांतिपूर्ण रहा, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर, क्योंकि यहाँ राष्ट्रवादी नेता सुनियोजित कार्यक्रम चलाते थे। उनके पीछे राष्ट्रवाद की एक लंबी परंपरा तथा महात्मा गांधी जैसे चमत्कारिक व्यक्तित्व के नेता थे जो अहिंसा के पुजारी थे। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इतना उग्र नहीं था जितना कीनिया का था। रंगभेद और कबीलेवाद की समस्याओं का सामना कीनिया को करना पड़ा। कीनिया के नेता भारतीय नेताओं की तुलना में अधिक उग्र रहे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का कारण यहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना था। यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति आदि के समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय जैसे विचारों को आम जनता तक पहुँचाया। भारत में शिक्षा का प्रसार कीनिया के मुकाबले अधिक था, इसलिए कीनिया में स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे विचारों को फैलने में काफ़ी समय लगा। वहाँ राष्ट्रवादी विचार देर से फैले। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। आगे लिखेंगे, इस प्रकार हमने देखा कि भारत और कीनिया के स्वतंत्रता संघर्ष में काफ़ी समानताएं थी, किंतु साथ ही काफ़ी असमानताएं भी थी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।